हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा एजुटेक में। मेरा नाम है सौरभ और ये चैनल स्टार्ट किया है मैंने आपको फ़िज़िक्स एजुकेशन के लिए। मैं पिछले काफ़ी सालों से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, सो मैंने सोचा कि ये एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँ। इस चैनल पे हम सबसे पहले 11th की फ़िज़िक्स कवर करेंगे एनसीईआरटी के कोर्स के रेस्पेक्ट में। देन हम 12th एनसीईआरटी कोर्स कवर करेंगे, ठीक है। और बीच में जैसे जैसे हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपके आईआईटी जेईई और नीट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी है, पहले 11th फिर 12th। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 11th का सिलेबस देखते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं पूरी चीज़ आपको नहीं बताऊँगा अभी, क्योंकि अभी से एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सिलेबस आगे कवर करेंगे ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बस कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको 11th क्लास से रिलेटेड बता देता हूँ, जो ज़रूरी है आपके लिए जानना। आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है किसी तरह का, और काफ़ी जगह इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है, इसको स्किप करा दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि आपकी 11th क्लास में भी ये 2 या 3 मार्क्स का ही वेटेज रखता है। वैसे डिपेंड करता है स्कूल बाय स्कूल, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। और नीट या जेईई में भी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन हम इसको स्किप नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। रीज़न ये है क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है कि फ़िज़िक्स होती क्या है और फ़िज़िक्स का यूज क्या है और हम क्यों फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो यदि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों, इसलिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो आपके चैप्टर है जैसे सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, ठीक है, सेवन्थ नहीं। उसके अलावा बाकी जो सेकंड से लेकर एट्थ तक के जो आपके चैप्टर्स हैं ये न्यूमेरिकल्स चैप्टर हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिनमें से जो चैप्टर नंबर फिफ्थ है ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिज़िक्स थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे आपकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो गई तो वो इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं कि थोड़ा मेमोराइजेबल सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स हमको क्या है, थोड़ी सी याद रखनी पड़ती हैं चीज़ें और हमारा काम हो जाता है। लेकिन मैं उसी जगह यदि बात करूँ मैथ की, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा काम उतना ही आसानी से हो जाएगा और हम उतने ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन यदि मैं बात फिजिक्स की करूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिस तो आपको चाहिए और मेमोराइजेबल चीज़ें भी हैं, यानी आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंड चलना, यानी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। यदि आप न्यूमेरिकल्स या किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन को देख के आप ये चीज़ समझ जाते हो कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है और इसको हम किस तरीके से अप्रोच करें, तभी आप फिजिक्स को कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि जब भी मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँ जो थोड़ा ट्रिकी है या कोई ऐसा न्यूमेरिकल कराऊँ जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं उसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करूँगा, ठीक है, जिससे आप सोचना सीखें किसी न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। ये आपका सिलेबस है पूरा, आप देख सकते हैं। आपके 10th यूनिट्स हैं, इसमें 10 यूनिट हैं टोटल और उनको 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। थोड़ा बिल्कुल थियोरेटिकल है बट थोड़ा सा हम सब समझेंगे इसको। आज हम इसको कवर करेंगे और अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो अभी ये फिजिकल वर्ल्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। वैसे तो आपने पढ़ रखा है कि साइंस एक्चुअली में होती क्या है। जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ब का एक वर्ड है हमारे पास जो होता है साइंटिया, इससे आई है साइंस। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना, यानी किसी चीज़ को जानना ही साइंस है, ठीक है। एक तो लैटिन वर्ब हो गया साइंटिया, एक हो गया संस्कृत वर्ड विजनिन, एक हो गया अरेबिक वर्ड इल्म। ये सारी चीज़ आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, ठीक है। तो इन सबका मीन्स होता क्या है एक्चुअली में, नॉलेज, यानी किसी चीज़ को जानना ही हमारी साइंस है। तो किसी चीज़ को जानना साइंस कैसे है, इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक क्यूरियोसिटी और एक अनरिवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। मीन्स अनरिवेलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर मीन्स जो प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको उजागर करना। जैसे जैसे इंसान आया, जैसे साइंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीसीज,
इससे हमें जाहिर है कि जब इंसान इस मतलब संसार में आया तो उसी समय से साइंस भी आ गई थी, क्योंकि इंसान आया तो उसको ये चीज़ जानने की इच्छा हुई कि ये दिन रात कैसे होते हैं, रेनबोज कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, ये सारी चीज़ें उसको जानने की इच्छा हुई। तो जैसे जैसे उसको किसी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी हुई यानी जानने की इच्छा हुई, वैसे ही हमारे पास साइंस आई। इसलिए जो साइंस है वो रिलेटेड है टू नो, मीन्स जानने से। ठीक है। और यदि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पैराग्राफ लिख के आना है। इस पैराग्राफ में आपको सिंपली वे में ये चीज़ दी हुई है कि साइंस है क्या है, कि जो नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, ठीक है, नेचुरल जो भी फिनोमेनाज होते हैं, नेचुरल फिनोमेना जैसे रेन हो गई, जो भी मैंने आपको बताया ना, रेन होना, रेनबो बनना, दिन रात होना, तो ये जो भी नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना को डीप में जानना, यानी क्यों होते हैं इनके बारे में डीप स्टडी करना। तो उस स्टडी करने की एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, यानी यदि हमें इनको डीप इनकी डेप्थ में इनको जानना है, इनको डिटेल में जानना है, तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक एक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम साइंस कहते हैं। यानी यदि हम किसी भी टाइप के नेचुरल फिनोमेना को डीप में जानने की कोशिश करें कि क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, तो उसी चीज़ का जो अप्रोच होती है उसको साइंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे है कि हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हम करते हैं किसी चीज़ को प्रेडिक्ट, फिर मॉडिफाई, फिर कंट्रोल फिनोमिना। ठीक है, यानी हमने जैसे प्रेडिक्ट किया कि दिन रात हो रहे हैं, तो हाँ हम प्रेडिक्ट किया दिन रात क्यों हो सकते हैं, तो हमने थोड़ा सोचा कि हाँ ये जो अर्थ है वो सूरज के चारों राउंड लगाती है, तो इसका जो पार्ट सूरज की तरफ रहता है वो उसमें दिन होता है, और जो सूरज के अपोजिट साइड में रहता है उसमें रात होती है। ठीक है, उसको फिर हम मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि साइंस का हमेशा एक रूल है कि साइंस कभी भी स्टेबल नहीं है, यानी कोई एक थ्योरी हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं है, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नई थ्योरी दी जाती है। इसको मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम किसी फिनोमेना पे कंट्रोल भी अपना कर सकते हैं। मीन्स जैसे ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं यदि हम कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करें। तो जैसे रेन हो रही है तो रेन किस पार्ट में ज़्यादा होगी, कम होगी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के या कुछ भी अलग अपने एक्टिविटी करके हम उस चीज़ को घटाया या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी बेसिकली वो नेचुरल होती है, तो उसमें थोड़ा सा ही हम चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एवर डायनेमिक प्रोसेस है साइंस। तो एवर डायनेमिक प्रोसेस साइंस एक्चुअली में है कैसा है, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। एक लाइन ध्यान रखिए आप जो मैंने लिखी हुई है, नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमोंग साइंटिस्ट। यही एवर डायनेमिक है। मीन्स कि यदि किसी साइंटिस्ट ने कोई एक थ्योरी दे दी, कि जैसे इसमें नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसी को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें जो निकोलस कॉपरनिकस था, ठीक है, इसने ये माना कि जो आपका सन है ना, सन वो जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके भी सेंटर पर है। ठीक है, यानी जो भी आपके ग्रह हैं जैसे अर्थ है, वीनस है, वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं आपके। ठीक है, जो अर्थ है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ये मान के चला किसने, निकोलस कॉपरनिकस ने ये माना। तो उस समय कोई और थ्योरी नहीं थी हमारे पास, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो टाइको ब्रा था, एक टाइको ब्रा नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ डाटा कलेक्ट किए सोलर सिस्टम्स के। ठीक है, और उस जो डाटा उनको कलेक्ट करके अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जोन्स कैपलर था, जोन्स कैपलर ने इसके डाटा लिए, और उसके डाटा लेने के बाद इसकी थ्योरी ली और दोनों को कंपेयर किया। तो उसने देखा कि ये डाटा इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग फिट नहीं है। ठीक है, तो डाटा यदि ये थ्योरी सही है तो ये जो डाटा उसने सोलर सिस्टम के लिए इसमें एप्लीकेबल होने चाहिए, फिट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या किया, तो जॉन्स कैपलर ने सोचा कि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगा, कुछ और होगा। तो इसने इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट मान लिया, यानी इसने माना कि सन है उसके चारों ओर ये इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं आपके कोई भी जो ग्रह वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो यदि इसने एलिप्टिकल ऑर्बिट माना तो फिर इसने इसके डाटा सिस्टम देखे तो ये डाटा इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है, यानी अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे कि पहले हमारे पास ये थ्योरी आई, लेकिन फिर ये ऑब्जर्वेशंस हुई तो हमारे पास ये दूसरी थ्योरी आ गई, यानी ये थ्योरी बाद में फेल हो गई और ये करेक्ट है। इसीलिए हम साइंस को हमेशा कहते हैं कि साइंस आपकी एवर डायनामिक होती है, क्योंकि ये हमेशा चेंजेबल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक मेथड इन स्टेप। ठीक है, मीन्स ये स्टेप्स हैं कि साइंटिफिक मेथड कैसे बनता है। जैसे कोई भी थ्योरी आई तो वो थ्योरी सही है या नहीं है,
ठीक है। तो उस थ्योरी से लेकर आने से लेकर उसका साइंटिफिक मेथड बनने तक क्या अप्रोचेज रहती है हमारे पास, वो सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम सिस्टमेटिक एक ऑब्जर्वेशंस करते हैं किसी भी चीज़ के, कि ये चीज़ कोई भी जो चीज़ है वो कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, यानी उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस हम किस किस में करते हैं, एक तो क्वालिटेटिव चेंज करते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज करते हैं, यानी उसको चीज़ को थोड़ा बड़ा घटा के देख सकते हैं या उसकी क्वालिटी में चेंज करके देख सकते हैं। उसके थ्रू हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इससे हमारे पास कुछ डाटा जाते हैं। तो जब हमने ये तीनों चीज़ कर ली, उसके बाद हम मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाएंगे, यानी इसको एक तरह से पेपर पर उतारेंगे। जो हमने चीज़ करी उसको पेपर पर उतारना, एक थ्योरेटिकल रूप देना, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है। उसके बाद हम इसको प्रेडिक्शन करेंगे, यानी कि हाँ अब हमने थ्योरी बना ली, अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ इसमें ये फिनोमेना इस वजह से होता है। उसके बाद उसको वेरिफिकेशन के लिए डाल देंगे, यानी अदर साइंटिस्ट या अदर कोई ग्रुप उस पर उसको वेरीफाई करेगा, हाँ जो इन्होंने बोला है या जो थ्योरी इनकी है वो सही है या नहीं है। तो यदि वो थ्योरी सही होती है, उस पर कोई डाउट नहीं आता किसी का, तो वो चीज़ हमारी बन जाती है साइंटिफिक मेथड। लेकिन यदि वो थ्योरी में कुछ डाउट्स आ जाते हैं या हम उसका जवाब नहीं दे पाते, यदि हमने कोई थ्योरी दी है और हम किसी के डाउट का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर वो फाल्सिफिकेशन हो जाती है, यानी वो थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक है। और फिर उसमें मॉडिफिकेशन होता है और फिर नई थ्योरी आती है। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि साइंटिफिक मेथड बनता कैसे है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये साइंस थी अब तक। फिर साइंस के हम टाइप्स देखते हैं। तो साइंस के टाइप्स हैं 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। हमको यहाँ फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड है नेचर, ठीक है। तो जो नेचर होता है, तो नेचर से फिजिक्स कैसे बना, क्योंकि जो नेचर है उसका संस्कृत जो रूपांतरण है वो होता है भौतिकी, ठीक है। और भौतिकी का इंग्लिश रूपांतरण होता है फिजिक्स। तो इस तरीके से नेचर से हमारे फिजिक्स आई, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर से फिजिक्स आई कैसे है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो फिजिक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिजिक्स किस प्रिंसिपल पर फॉलो करती है, किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है फिजिक्स। तो फिजिक्स सिर्फ दो प्रिंसिपल्स, मेनली दो प्रिंसिपल है जिनको फिजिक्स फॉलो करती है। एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शन, ठीक है। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शन दो प्रिंसिपल हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाओगे। यूनिफिकेशन क्या होता है, जैसा आप समझिए कि जो न्यूटन्स था उसने एक लॉ दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ। तो किस तरीके से दिया, उसने देखा कि एप्पल पेड़ से नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता। क्यों आता है, क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशन पावर है, उसकी वजह से एप्पल हमेशा नीचे आता है। तो उसने एक लॉ दे दी, इसको ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। अब यही लॉ क्या करता है, इसी लॉ से हमने इस चीज़ को भी डिफाइन किया है कि सन के चारों ओर हमारे ग्रह, अर्थ, वीनस, ये सब, प्लूटो, ये सब चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, हमने ये माना कि जो सन है उसमें ग्रेविटेशनल पावर है, और उस ग्रेविटेशनल पावर की वजह से ये चारों ग्रह, यानी वो ग्रह हैं, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यानी हमारे पास लॉ तो एक ही था, ग्रेविटेशनल लॉ। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, हमारे पास लॉ एक ही था, ग्रेविटेशनल लॉ। और उसी से हमने अलग अलग फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए कि एप्पल भी नीचे आता है, सन के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं, और भी काफ़ी सारे हम फिनोमेना इसी लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो फिजिक्स में अलग अलग लॉ हैं, तो एक ही लॉ से काफ़ी सारे फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन ही यूनिफिकेशन है। यानी एक ही लॉ काफ़ी चीज़ों में काम आता है, इसी चीज़ को यूनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म होता क्या है वो चीज़ सुन लीजिए, इसको भी एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, सिंपल से। तो ये क्या है, जैसे मेडिकल साइंस आप लोग जानते हो, तो मेडिकल साइंस में क्या है, जैसे एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर है हार्ट का, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे पास एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है हार्ट का। एक मेरे पास डॉक्टर है जो है बोन्स का। एक मेरे पास डॉक्टर है जो है हमारे पास किसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का, ठीक है, यानी पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स का। अब यदि मैं बात करूँ, यदि यही डॉक्टर इसका इलाज करता है तो इफेक्टिव इलाज करेगा, ये इसका करेगा तो इफेक्टिव करेगा, ये इसका करेगा तो इफेक्टिव करेगा। लेकिन यदि मेरे पास ये 3 डॉक्टर नहीं होके सिर्फ एक ही डॉक्टर होता और वो इन तीनों चीज़ों का इलाज कर रहा होता मेरे पास, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी एफिशिएंसी कम होती, इसकी एफिशिएंसी कम होती बजाय इन तीनों की। ये बात आप जानते हो कि जब तीन एक, यदि हम किसी एक ही फील्ड में, तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो इसलिए क्या करा, मेडिकल साइंस में अलग अलग फील्ड बनाए गए हैं जिसमें डॉक्टरी मतलब लोग करते हैं, और वो अलग अलग फील्ड में करते हैं और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं। सेम प्रोसीजर हम फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स को क्या अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक होता है मैक्रोस्कोपिक पार्ट, ठीक है, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक पार्ट। मैक्रोस्कोपिक पार्ट क्या है कि जैसे जो सन है, अर्थ, मून, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनकी स्टडी करना ही मैक्रोस्कोपिक है। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक, जैसे अणु, परमाणु, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे पास, उनकी स्टडी करना माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो इसको अलग डिवीजन में रखा गया है और इसको अलग डिवीजन में रखा गया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास स्टडी करना आसान हो गया थोड़ा सा। हम क्या है कि एक जो साइंटिस्ट है उसको किसी एक ही फील्ड में स्टडी करनी होती है, दूसरे को दूसरी में। तो इस जो फिनोमेना है इसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था।
थैंक यू गाइज। यदि हम क्या अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आपकी जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, ये इजीली हो जाएगा, इसमें से ज़्यादा वेटेज नहीं है मार्क्स का, लेकिन ये पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि यदि आप फिजिक्स स्टार्ट करो तो आपको ये आना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड अपने यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। यदि गाइज आपको मेरा थोड़ा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें सभी ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।